Hello students, how are you? In today's class we are going to discuss about photoelectric effect. लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो हम लोग है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। अब आपको मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जो एनर्जी जो किसी भी सोर्स से अगर वो रेडिएट होता है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है, और उस स्मॉल पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स नोन एज फोटॉन्स। तो अब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट्स, जो फोटोन होते हैं उनके जो एनर्जी होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू का मतलब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से भी डिनोट कर सकते हो और स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनल साइन आप यहाँ पे रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम h बोलते हैं, और ये h क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻³ जूल सेकेंड। और यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। W का मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, और E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होता है। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। अब देखिए, आपको तो सबसे पहला पॉइंट ये बता दिया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। प्रोपोर्शनल साइन आप रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं h। h का मतलब क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट h न्यू। और एक फॉर्मूला आपके पास बन गया एच सी अपॉन लैम्डा, जहां पर न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, और ये होता है c अपॉन लैम्डा। c का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, c का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। एक फोटोन का एनर्जी आपको h न्यू होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू कितना? h न्यू। अगर n फोटोन होगा तो क्या बोल देंगे? NH न्यू। तो एनर्जी ऑफ n फोटोन्स कितना होगा बच्चों? एनर्जी ऑफ n फोटोन्स इज इक्वल टू NH न्यू। n का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बता दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बाहर। आप यहाँ पर देखिए, एक मेटल सरफेस है, इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन अगर मेटल के सरफेस पर क्या करा? स्ट्राइक करा, तो फिर यहाँ पर से इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो देखिए, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when a light of suitable frequency is incident on a metal surface। आप देख लीजिए, the phenomenon of ejection of electrons from a metal surface when light of suitable frequency is incident on it is called photoelectric effect। अब यहाँ पर वर्ड suitable frequency है, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा अभी कि suitable frequency ही क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको एक बात तो समझ में आ गया, अगर कोई मेटल सरफेस है, अगर उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटल के सरफेस से, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, अब कुछ ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, है ना, कि अगर मान लो कि आपके रूम में कोई मेटल प्लेस्ड है किसी भी जगह पर और उस पर लाइट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, तो आपने तो नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट हो रहे हैं? कभी देखा है? नहीं। तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, साइंस है। क्या है कि आखिर उस पर लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं एमिट हुआ? इसी के लिए अभी आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा
और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये कंफ्यूजन भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। चलिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होता है। देखिए द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट एज सुन एज द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस ये है, सपोज कि जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, फॉल करेगा, स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इंस्टेंटली बाहर निकलते हैं। ठीक है, और कितने टाइम गैप होते हैं? 10⁻⁹ सेकेंड। इतने ही इंटरवल में ये क्या हो जाता है? एमिट हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। क्या बात समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं या आप पता कर सकते हैं। वो किससे पता चलेगा? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। लेकिन क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। चलिए, तो क्या बताया? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देख रहे हैं आप ग्राफ, है ना? लेकिन जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, समझ भी लेना है। क्या बात समझ में आ रहा है? आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या याद नहीं रख पा रहे हैं तो वही वहां पर मिस्टेक हो सकता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बताया मैंने? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनके जो नंबर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। किसके? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिट होंगे। क्या बात समझ में आया? तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। किसके? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन एक और पॉइंट, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। क्या बात समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट, instantaneous process. The number of photoelectrons will be directly proportional to intensity of radiation, but will be independent on frequency of radiation. क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बात काइनेटिक एनर्जी की क्यों आई? देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? होगी। तो अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वेलोसिटी की वजह से ही प्रोसेस करता है कोई भी बॉडी या पार्टिकल, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करेगा भाई? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट फिर से यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया इंटेंसिटी पर डिपेंड कौन करता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। जबकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। आप ग्राफ से देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में रिलेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में क्या रिलेशन है? वो इंडिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप, और इधर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखिए ग्राफ कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बताया। जो दो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेंगे, पर फ्रीक्वेंसी पर नहीं। जबकि सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे, पर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आए स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन का, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, कोई मेटल सरफेस है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब कोई भी लाइट यहाँ पर क्या करा? इंसिडेंट किया। अब ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा या नहीं, ये इसके
फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया था सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस रेडिएशन की ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बाहर एमिट हो। तो उसी के लिए आपका एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं या तो न्यू नॉट से या एफ नॉट से। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो फिर आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू तो जस्ट स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो फॉर अ गिवन मेटल द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू टेक प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तभी बाहर निकलेंगे जब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके रूम में अगर कोई मेटल रखा हुआ है और लाइट उस पर पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बाहर निकला? तो उसका आंसर यहीं पर है, क्योंकि उस मेटल, पर्टिकुलर मेटल के लिए जो है एक सुटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है। अगर उतने मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर उस पर फॉल करेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। क्या बात समझ में आया? चलिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अभी आपको न्यूमेरिक में यूज होगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एच। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट्स? तो देख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में ई इज इक्वल टू क्या, एच न्यू। तो न्यू कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, ई अपॉन एच होगा क्या? हाँ, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एच। तो न्यू नॉट इक्वल्स क्या हुआ, ई नॉट अपॉन एच। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू, मैं एक और बात बता, फाई नॉट अपॉन एच होता है। एक्चुअली यहाँ पर ई नॉट और फाई नॉट दोनों ही वर्क फंक्शन के सिंबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाई नॉट या तो ई नॉट, आप इसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और तो वर्क फंक्शन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये मिनिमम एनर्जी है रेडिएशन का जो रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करना है, आप याद कर लेंगे, बहुत ईजी है। E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलिए, ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडिएशन की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, अगर आपको यहाँ समझना है तो न्यू इक्वल्स क्या बताया मैंने, सी अपॉन लैम्डा बताया है ना। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी था ना रेडिएशन का जो रिक्वायर्ड थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम ना। देखिए, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो सिमिलरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसा वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। क्या बात समझ में आया? और हम उसको वैसे भी बोल सकते हैं, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंड the maximum wavelength of the incident radiation above which no emission of photoelectrons takes place is known as threshold wavelength। अब इसी तरीके से आपको threshold wavelength भी कैलकुलेट करना है। देखिए क्या होगा, lambda नॉट से डिनोट करते हैं। lambda नॉट इक्वल्स क्या होगा, c अपॉन न्यू नॉट, c अपॉन न्यू नॉट। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? अब अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला में मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। अभी क्या होगा, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट। ये आपका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है। जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू बताया मैंने, इक्वल्स क्या होता है, एच न्यू। तो वर्क फंक्शन लिखने के लिए आप एच न्यू नॉट लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब देखिए फाई नॉट इक्वल्स क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट का वैल्यू कितना बताया, सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, एच सी अपॉन फाई नॉट। तो वर्क फंक्शन के टर्म में भी आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो तो भी आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वर्क फंक्शन पता हो तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्या बात समझ में आया? चलिए, अब देखते हैं वर्क फंक्शन। तो दो टर्म अभी मैंने आपको पहले बताया, पहला तो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
दूसरा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब आते हैं वर्क फंक्शन के बारे में। देखिए बच्चों, आपको तो अब इतना पता चल गया कि किसी भी रेडिएशन की अपनी एनर्जी होती है ना। तो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए उस रेडिएशन का मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट होंगे मेटल सरफेस से, उसके लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन की मिनिमम एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को आप फाई नॉट से डिनोट कर सकते हैं, ई नॉट से डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू नॉट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब देखिए फाई नॉट कैलकुलेट करना है, तो फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नॉट। अभी जस्ट मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बता दिया, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नॉट, अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो। अदरवाइज फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता हो तो दोनों फॉर्मूला पता चल गया आपको। ठीक है, पहला फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, सेकेंड फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो फाई नॉट आपका एक वर्क फंक्शन है, ये मिनिमम एनर्जी है। तो तीन टर्म्स आपको कभी नहीं भूलना है, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों, दूसरा मैंने क्या बताया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और थर्ड क्या बताया मैंने आपको, वर्क फंक्शन। क्या बात समझ में आई बच्चों? चलो तो ये आपके पास था। नेक्स्ट कंडीशंस बता देता हूं मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ये एमसीक्यू में एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, है ना, नीट हो, जेई हो, बोर्ड एग्जाम्स हो। कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ओकर, सबसे पहला जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किसके, न्यू नॉट के, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, सिंबल के टर्म में बताया, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट। सेकेंड, एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट और ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो बताओ दो कंडीशन बताए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, है ना। पहला कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या बताया, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन क्या है, एक्चुअली यहाँ पर ये है कि आपको समझना वो रेडी होगा, स्टार्ट होना निकलेगा, लेकिन पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपको ये याद रखना है, दोनों कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। क्या बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर एक टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्चुअली देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है एट विच द फोटो करेंट इज जस्ट रेड्यूस टू जीरो। तो वह वैल्यू पोटेंशियल का जब क्या हो जाए, फोटो करेंट जीरो हो जाए। देखिए इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा करंट तो फ्लो करेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे फोटो करंट बोला गया। क्यों बोला गया समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो करेगा। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बात समझ में आए स्टूडेंट्स? अब एट स्टॉपिंग पोटेंशियल मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो उस पॉइंट पर एनर्जिक फोटोन्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगे और करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल में काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट देता है। तो दस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको मैंने बहुत पहले वाले लेक्चर में बताया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई वी नॉट के इक्वल होगा। यहाँ पर आपको रिकॉल करा दूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में, क्यू इंटू वी। वी का मतलब यहाँ पोटेंशियल था, क्यू का मतलब चार्ज था। या इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, ई वी, ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो है आपका वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या बात समझ में आया बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी और ई वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ई वी नॉट। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए और इस पर वर्क करने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, कितना 1921 में, ठीक। तो आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि जरूरत पड़ेगी आगे। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पर आइंस्टीन ने
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। कौन सी ईयर में? 1921 में। ठीक है, अब इसमें क्या है, आइंस्टीन के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो उन्होंने बताया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस में ट्रांसफर इट्स टोटल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विथ विच इट कोलाइड्स। देख लीजिए, आप डायग्राम से समझिए, फोटोन है या फिर रेडिएशन है, यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर एमिट होगा, आपको मैंने बताया था, लेकिन क्या है यहाँ पर, जो रेडिएशंस या फोटोन्स इस पर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो अपना टोटल एनर्जी भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस में ट्रांसफर इज टोटल एनर्जी, में ट्रांसफर इज टोटल एनर्जी, टोटल कर सकता है, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कब बाहर निकल सकते हैं, जब एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। चलिए, एट अ टाइम ओनली वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। एक टाइम में एक इलेक्ट्रॉन से एक ही फोटोन इंटरेक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको जो बताया, जो फोटोन स्ट्राइक करते हैं मेटल के सरफेस पे, वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो वो टोटल एनर्जी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, में ट्रांसफर, है ना। दूसरी बात क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट तब होंगे जब एनर्जी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन के हो। थर्ड, एक टाइम में एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है वो किस वे में यूज होते हैं, ठीक है। तो द एनर्जी रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज यूज इन 3 वेज। कितने वेज? 3 वेज। अब ये 3 वेज आपको जानना। फर्स्ट क्या है, द एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन फाई नॉट इज यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो वर्क फंक्शन के इक्वल होगा वो एनर्जी यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करने में। अब क्या है, सब एनर्जी में बी लॉस्ट इन कोर्स ऑफ कॉलिजन बिफोर एमिशन। इसको हमने क्यों माना है, मतलब कि जब कॉलिजन होगा उसके दौरान कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और थर्ड, कुछ रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 3 वे मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया, वर्क फंक्शन के इक्वल जो है वो एनर्जी का अमाउंट वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में हेल्प करेगा। कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाएंगे कॉलिजन के दौरान। तीसरा क्या बताया, उसके बाद जो रेस्ट है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बात समझ में आया? तो सब द रेस्ट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इक्वेशन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, मैंने बताया। जो एच न्यू है वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फाई नॉट, जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, एंड प्लस एनर्जी लॉस्ट इन कॉलिजन बिफोर एमिशन। एमिशन से पहले जो कॉलिजन में एनर्जी लॉस्ट हो, तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जो फाई नॉट के इक्वल होगा, एंड प्लस एनर्जी इन लॉस्ट इन द कॉलिजन बिफोर एमिशन, जिसको हम क्यू बोलेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन आप बनाएंगे। देखिए, अब क्यू की वैल्यू अगर 0 है, मतलब अगर देयर इज नो लॉस ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है, तब क्या होगा, एच न्यू जो होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट के बराबर होगा। मतलब अगर कॉलिजन में एनर्जी की लॉस नहीं होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। इफ देयर इज नो हीट लॉस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, और यही है आपका आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आई बच्चों? अब देखिए, इसी को हम लोग यूज करेंगे 3-4 वे में। अलग अलग इक्वेशंस हैं जो सारे के सारे क्या है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है। पहला आपको ये समझ में आया, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, ठीक है। जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कुछ पार्ट कन्वर्ट होंगे, कुछ जो है वर्क फंक्शन के इक्वल होगा जो इजेक्ट करने में हेल्प करेंगे। क्या बात समझ में आया? और कुछ एनर्जी लॉस्ट। अगर एनर्जी लॉस्ट नहीं होता है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। अब इसे सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या बताओगे, ई माइनस फाई नॉट हो जाएगा, क्योंकि एच न्यू तो ई होता है ना। अब इसे देखिए अलग फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बताया आपको, ई माइनस फाई नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ई मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन, फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन ऑफ रेडिएशन। अब इससे आप कितने इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बस वैल्यू पुट करते जाइए। ई का मतलब क्या बताया, एच न्यू। फाई नॉट का मतलब क्या बताया था, एच न्यू नॉट। ये भी एक फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं एच कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने कैलकुलेट कर लिया। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ध्यान से देखिएगा,
बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम H, फिर से लिख देता हूँ, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये तो एक फॉर्म हुआ ना। अब H लिख दिया, न्यू का मतलब क्या बताया, C अपॉन लेमडा, है ना, तो लिख दीजिए आप C अपॉन लेमडा, माइनस न्यू नॉट का मतलब क्या होगा, C अपॉन लेमडा नॉट, लिख दीजिए C अपॉन लेमडा नॉट। देखिए इन दोनों में C कॉमन है, तो H C 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आपका ये फॉर्मूला भी बन गया। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन तो ये था जो आपको रिकॉल करके रखना है ना। सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बताई है, अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारा फॉर्म आना चाहिए। कौन सा अप्लाई करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कुछ नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो गिवन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में और भी है, देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दो फॉर्म बता दे रहा हूँ, को आप हाफ mv स्क्वायर भी लिखते हैं, है ना, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा v का मतलब इजिकल टू क्या, sc 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, या तो फिर क्या बोल सकते हैं बताओ, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है H2 का। अच्छा, दूसरा फॉर्म भी मैं आपको बता दूं अभी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, क्या बताया, H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, डन, H C 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, दोनों सही है ना। अब आप इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हो, EV नॉट, क्या बात समझ में आया, अभी मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में काइनेटिक एनर्जी बताया है ना, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि कौन सा अप्लाई करना है गिवन से। समझ में आया, चलिए तो रिकॉल कर लेते हैं फिर से। चलिए अब आप देख लीजिए बच्चों, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ई माइनस फाई नॉट, ई की वैल्यू पुट कर दीजिए एच न्यू, ठीक है, फाई नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए एच न्यू नॉट, हो गया। एच दोनों में कॉमन था, एच कॉमन ले लेंगे आप, न्यू माइनस न्यू नॉट होगा, क्या बात समझ में आया। अब क्या बताया नेक्स्ट स्टेप, न्यू को आप लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा और न्यू नॉट को लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा नॉट, तो सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट, एच कॉमन ले लिया आपने और सी भी कॉमन ले लिया, तो एच सी है ना, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, ये था आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का दो फॉर्म है, एक तो वेलोसिटी के टर्म में हाफ mv स्क्वायर और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में ev नॉट। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर, और अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो फिर ev नॉट यूज कर लेंगे। और इसलिए ये था आपका आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स। चलिए तो एग्जाम में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी थ्योरी बेस्ड भी मिलते हैं, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना, कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो आपने कौन कौन सा टर्म सीखा फिलहाल बता दो, फॉर्मूला न्यू नॉट पढ़ना था, क्या पढ़ा, सी अपॉन लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या बात समझ में आया। लेमडा नॉट कैलकुलेट करना है तो सी अपॉन न्यू नॉट हो जाएगा। थर्ड, फाई नॉट कैलकुलेट करना है तो एच न्यू नॉट हो जाएगा या एच सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा, क्या बात समझ में आया बच्चों। चलिए अगर आपको लेमडा नॉट इससे ही कैलकुलेट करना होता तो क्या कर देते थे, एस सी अपॉन फाई नॉट कर देते, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी आपको मैंने बताया भी कैलकुलेट करके, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में बताया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, इससे आप सारा फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट का जस्ट बताया कैसे, एच कॉमन लिया था, न्यू माइनस न्यू नॉट आ गया था, एच सी कॉमन लिया था, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट आ गया था, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब आपके पास ऑप्शन था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए, मैंने बताया आपको पहला चीज़ हाफ mv स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा चीज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हैं, ev नॉट पोटेंशियल के टर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। तो ये था आपका आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आप इसे रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक का क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जो 2 लेक्चर्स हुए हैं आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के, आप इन दोनों को अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेंगे, फॉर्मूला भी है वो भी रिवाइज कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।